इस वीडियो में हम यह जानने में सक्षम होंगे क्या है पुरानी पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना क्या है, पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के क्या कारण है और कानूनी संवैधानिक प्रावधान देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब कर आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत खुशी मिलेगी। क्या है पुरानी पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस। यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद भी जीवन भर के आय का आश्वासन देती है। इसके तहत आमतौर पर किसी भी सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली मासिक पेंशन उसके द्वारा अंतिम आहरित वेतन के 50% के बराबर होती है। इस पेंशन पर होने वाले खर्च को सरकार वहन करती है। हालांकि यह योजना वर्ष 2004 में बंद कर दी गई है। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस क्या है? केंद्र सरकार ने वर्ष 2003 में पुरानी पेंशन योजना को बंद करने और एनपीएस की शुरुआत करने का निर्णय लिया। यह योजना 1 अप्रैल 2004 से केंद्र सरकार की सेवा में शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू है, सशस्त्र बलों को छोड़कर। एनपीएस की शुरुआत के लिए केंद्रीय सिविल सेवा अधिनियम 1972 में संशोधन किया गया था। अब हम देखेंगे एनपीएस। एनपीएस एक सहभागी योजना है। एनपीएस के तहत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को एक अस्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या आवंटित की जाती है। कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से अपने वेतन और महंगाई भत्ते का 10% पेंशन फंड में योगदान करना होता है। साथ ही सरकार द्वारा भी इस फंड में सामान्य धनराशि का योगदान किया जाता है, जो कि जिस प्रकार से बोनस अधिनियम 1962 के तहत होता है उसी प्रकार इसमें भी अंशदान किया जाता है। यह कर्मचारी के पूरे जीवन काल के दौरान एकत्र होने वाली धनराशि को पेंशन फंड मैनेजर के माध्यम से निर्धारित निवेशकों में योजनाओं में निवेश किया जाता है। इसके तहत शामिल कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद 60% तुरंत ही निकाल सकते हैं, जो कर मुक्त होती है। शेष 40% वार्षिकी में निवेश किया जाता है, जिस पर टैक्स लगता है। इसके 2 घटक हो सकते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 2 एक स्वैच्छिक बचत खाता है जो निकासी के मामले में अधिक लचीलापन प्रदान करता है। इसके विपरीत टीयर 1 खाते में किसी भी समय आप उससे पैसे आहरित कर सकते हैं। जिस प्रकार से बचत खाता बैंकों और चालू खाता बैंकों में होता है उसी प्रकार से ये टीयर 1 भी होता है। क्या है पुरानी पेंशन योजना तथा इससे जुड़ी चुनौतियों को हम देखेंगे। पिछले 3 दशकों में केंद्र और राज्यों के लिए पेंशन देनदारियां कई गुना बढ़ गई हैं। 1990-91 में केंद्र सरकार की पेंशन बिल 3,272 करोड़ रुपए था और सभी राज्यों के लिए कुल 3,131 करोड़ रुपए था। कुल राज्यों में पेंशन भुगतान में उनके कर राजस्व का 1/4 हिस्सा खर्च हो जाता है। जैसे हम आपको बता दें कि यह हिमाचल प्रदेश में 80%, पंजाब में 35%, छत्तीसगढ़ में 24% और राजस्थान में यह आंकड़ा 30% तक पहुंच गया था। राजनीति से प्रेरित। वर्तमान में राजनीतिक दलों द्वारा ओपीएस को बहाल करने की घोषणा राजनीति से प्रेरित अधिक प्रतीत होती है, क्योंकि वर्ष 2004 में सरकारी नौकरी में शामिल होने वाले अधिकांश कर्मचारी 2034 में सेवानिवृत्ति होंगे, जो कि सेवा शर्तों के 30 साल पूरे कर लिए होंगे। ऐसे में वर्तमान में चुनाव में एपीएस की घोषणा करने वाले दलों को तात्कालिक रूप से इसकी चुनौतियों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि यह भविष्य की सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में आ सकता है। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के क्या कारण हैं? हम देखते हैं कि वर्तमान में राज्य सरकारों के ऑफिस के तहत पंजीकृत कर्मचारियों की पेंशन में अतिरिक्त एनपीएस के तहत पंजीकृत कर्मचारियों की पेंशन हेतु उनके पेंशन फंड में भी योगदान करना पड़ता है। ऐसे में ऑफिस को लागू करने के बाद सरकार एनपीएस के खर्चों से बच जाएगी। अधिकांश कर्मचारियों का आरोप है कि नई पेंशन योजना में पेंशन की धनराशि कम होने के साथ इसके बाजार आधारित होने के कारण इसमें अनिश्चितता भी बनी रहती है, बल्कि मृत्यु के बाद उनकी मासिक आय भी बंद हो जाती है। संवैधानिक प्रावधान एवं कानून। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए एनपीएस के लिए नियामक एजेंसी के रूप में काम करता है। पीएफआरडीए की स्थापना वर्ष 2013 में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम के माध्यम से पेंशन फंड की योजनाओं के तहत ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। फ्रेंड्स, आपको मालूम हो कि जिस प्रकार से आईआरडीए एक नियामक संस्था है उसी प्रकार से पीएफआरडीए भी है।
अक्टूबर 2022 में सरकार के 23,32,774 कर्मचारी एवं राज्यों के 58,99,162 कर्मचारी एनपीएस में शामिल थे। इसके अतिरिक्त कारपोरेटेड क्षेत्र से जुड़े 15,92,134 कर्मचारी तथा असंगठित क्षेत्र के 25,45,771 कर्मचारी योजना के तहत 41,77,978 कर्मचारी शामिल थे। 31 अक्टूबर 2022 तक इन सभी सब्सक्राइबर के प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति 7,94,877 करोड़ रुपए थी।